हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कैरियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो सीटेट जनवरी 2012 का पेपर है, जिसमें मैं हिंदी पेडागॉजी पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने हिंदी पेडागॉजी के 2011 का पेपर सॉल्व करवाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आगे के सारे क्वेश्चन हैं जल्दी से देख लेते हैं, जो आने वाले सीटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ाती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा फर्स्ट ऑप्शन लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सेकंड, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। थर्ड, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। फोर्थ, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो आप लोगों को मैंने जो पिछला वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों को नहीं देखा है वो लोग देख ले जाके। मैंने हर एक क्वेश्चन को निकालना बताया था कि कैसे आप ऑप्शन को हटा हटा के जो परफेक्ट आंसर होता है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज फिर हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, पहला जो ऑप्शन है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, केवल। तो हमने आपको बताया था केवल ही, अतिरिक्त, ऐसा भी, ये जहाँ पर भी सदैव ऐसे वर्ड होते हैं वो निगेटिव का आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो निगेटिव आंसर होगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो पॉजिटिव आंसर होगा। तो हमारा यहाँ पर केवल गलत हो जाएगा। थर्ड पे देखिए, केवल लिंग की दृष्टि से ही, गलत है। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, केवल मैं वाले ही, तो ये भी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है वो। तब तो मैं थक गई, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, वो सर्वनाम का प्रयोग कर रही है लिंग वचन के साथ। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। भाषा फर्स्ट ऑप्शन नियमों की जानकारी से ही निखरती है। सेकंड, विद्यालय में ही सीखी जाती है। थर्ड, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फोर्थ, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो आप फिर से देखिएगा कितनी जल्दी आप दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख के ही आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। ठीक, तो यहाँ ही गलत हो जाएगा भाई, उसी से ही थोड़ी ना निखरती है। भाषा को हम लोग अनेक प्रकार से निखारते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देखिए, विद्यालय में ही सीखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्यालय में ही नहीं सीखी जाती, हम लोग सामाजिक तौर पे भी सीखते हैं, अपने परिवेश के द्वारा भी सीखते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, ये ठीक है। और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो ऐसा भी नहीं है कि सदैव। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आप कहीं भी देखिए, ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, आगे के पेपर में जब पढ़ाऊंगी ये क्वेश्चन फिर से आएगा। ठीक है, हो सकता है आने वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसको चाहे रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने एवं दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की नियम होता है इसमें। ठीक है, ये ग्रहण करने की नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अब आप समझते जाइएगा इस क्वेश्चन को।
ठीक, आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो अपने आप में ही ऑब्जर्व करिए कि देखिए वो क्या कह रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, मतलब कोई 3 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन जो सबसे कम होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा की विभिन्न छटाएं। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, अभ्यासों में वैविध्य। थर्ड क्या कह रहा है, पाठों की संख्या। फोर्थ क्या कह रहा है, विषय वस्तु में वैविध्य। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि देखिए भाषा की विभिन्न छटाएं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, अभ्यास इम्पॉर्टेंट होता है, विषय वस्तु होता है, लेकिन पाठों की संख्या इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना रखती है कि पाठ की कोई संख्या ही आप बताएं कि नहीं 20 होना चाहिए कि 30 होना चाहिए, ये नहीं होता है। बालक या बच्चा जितने पाठ्य पुस्तक में सीख पा रहा है उसको उसी हिसाब से उसके स्तर से हम लोग सिलेबस रखते हैं, न कि कोई संख्या निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठों की संख्या। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। सेकंड, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। थर्ड, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। फोर्थ, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो होता है, तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन हटाना सीखेंगे। सी टेट में जितना भी आप ये प्रैक्टिस कर लें कि जो नहीं है उनको पहले हटाइए, आंसर अपने आप आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले हम हटाते हैं। ठीक, बाधक नहीं होगी, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बाधक थोड़ी ना बनेगी। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, नहीं, कक्षाई जटिलताओं को नहीं बढ़ाता है। ये जो बच्चों के संज्ञानात्मक जो समझ का स्तर आता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, नहीं, गहन समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। जब हम बच्चों को एक से अधिक भाषा का प्रयोग सिखाएंगे तो उनकी समझ, उनमें उनका संज्ञानात्मक विकास होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप हमने बहुत बार हम बता चुके हैं कि जहाँ पर भी नहीं वर्ड आ जाए उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले से ही। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जब पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है तो 3 तो सही होंगे, 3 पॉजिटिव आंसर होंगे, 1 निगेटिव होगा, हमें वो निगेटिव आंसर चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, सेकंड देखते हैं, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, ये भी होता है। ठीक है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ पढ़ लेते हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में ये कथन नहीं होगा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि भाषा को ग्रहण करना तथा सीखना एक दूसरे के पूरक होते हैं, इन दोनों पर सांस्कृतिक विभिन्नता भी होती है, मातृभाषा भी होता है। ठीक है, पर्यावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, लेकिन क्या होता है, अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये नहीं हो सकता, अनुवाद का सहारा भी पड़ता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। ठीक, सेकंड, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। फोर्थ, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो देखिए दोस्तों, बहुभाषिक कक्षा में
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं पहले वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए, बाल साहित्य, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ठीक है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का कैसे वातावरण संबंध, वातावरण भी ऐसा होना चाहिए कि सारी सामग्री हो, ठीक है। विभिन्न प्रकार की सामग्री जिससे कि बच्चे को सीखने में आसानी हो सके, तो ये भी होगा। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, ये भी होगा। लेकिन जो मेन चीज़ होती है कि दो भाषाओं के मध्य अंतर एवं समानता का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बच्चों को सिखाने के लिए दो भाषाओं के मध्य अंतर निकालना या समानता का विश्लेषण करना ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों को सिखाने के लिए दो भाषाओं में अंतर और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक, या कम महत्वपूर्ण होता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा है प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तकों को किस तरह की रचनाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो देखिए दोस्तों, केवल कहानियां और कविताओं में अकेले नहीं देंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, तो पहला तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, सेकंड देख लेते हैं। विदेशी साहित्य की रचनाएं, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, ठीक है, उसको भाषा की पाठ्य पुस्तकों की रचनाओं में विदेशी रचनाएं हम लोग कहाँ से ले आएंगे, ठीक। प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसको विदेशी साहित्य की, पहले अपनी यहाँ की साहित्य सीख ले, बाद में विदेशी सीख ले, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ठीक, ये होता है, क्योंकि हमें प्राथमिक स्तर के बच्चे की भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाएं हों जो बच्चों के वातावरण से जुड़ी हों, ठीक है, जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों कि बच्चा सीख सके, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हो सके, ठीक है। चलो फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ देखिए, हम आपको बता दें, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए इस प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें बच्चों के परिवेश जुड़ा हो, ठीक है, बच्चों के दैनिक जीवन और परिवेश से जुड़ी हो, जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं होती हों, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जब कह रहा है उद्देश्य नहीं है तो हमने आपको बार बार बताया है, नहीं को अंडरलाइन करना है, 3 इसमें पॉजिटिव आंसर होंगे, 1 निगेटिव होगा, ठीक है, वही नहीं होगा, ठीक। तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। सेकंड, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। थर्ड, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। फोर्थ, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, ठीक है। तो देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण की बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, देखो, जब द्वितीय भाषा शिक्षण की बात कर रहा है तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने में तथा बोलने की क्षमता का विकास होना चाहिए। ये उद्देश्य होता है कि कोई भी हम द्वितीय भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो वो हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास हो, ठीक है। आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास हो, ये भी उद्देश्य होता है। थर्ड, सेकंड देखिए, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये भी होता है। लेकिन देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, रटना, कोई सी टेट में रटना कुछ नहीं होता है, रटना पद्धति गलत होती है, समझने पे बल दिया जाता है ना कि रटने पे। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होगा कि आप हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करें, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ये उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे।
फर्स्ट ऑप्शन व्याकरणिक नियम, सेकंड सीखने की क्षमता का आकलन, थर्ड काव्य सौंदर्य, फोर्थ निबंध लिखने की योग्यता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा महत्व, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, भाषा का मूल्यांकन करते समय होना चाहिए, सीखने की क्षमता का आकलन भी होना चाहिए, काव्य सौंदर्य भी होना चाहिए, निबंध लिखने की योग्यता भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होने चाहिए, किस बात में आकलन किया जाना चाहिए, ये होता है सीखने की क्षमता का आकलन, कि बच्चे ने आखिर सीखा कितना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण या महत्व इसी चीज़ में मूल्यांकन करते समय देखना चाहिए कि बच्चे ने आखिर सीखा कितना है, वो कितना सीख चुका है, नियम सीखा है कि नहीं सीखा है, अक्षर का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, अर्थ समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ किस में आएगी, सीखने में आएगी। तो बच्चों में हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय हमें क्या करना चाहिए, सीखने की क्षमता का आकलन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, सेकंड बादल आसमान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, थर्ड संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, फोर्थ संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ है वो तो सेम है। ठीक है, परिभाषित कीजिए, परिभाषा को पूरा कीजिए, तो ज़्यादा सिमिलर ही हैं। ठीक है, लेकिन संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन हो रहा है यहाँ पर, गौर करिएगा दोस्तों, बच्चों की भाषिक क्षमता का। यहाँ ये नहीं हो रहा है कि आपने संज्ञा की परिभाषा रटी है तो उसको लिख के दिखा दो, यहाँ आकलन किया जा रहा है भाषिक क्षमता का। तो यहाँ देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, बादल आसमान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, तो क्यों होगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे अच्छा तरीका बताए क्या होता है, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले शब्दों, बच्चे जो अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए हों ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और संज्ञा के शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी की रचना कर सकें। ये होता है बच्चों के भाषिक विकास का आकलन। ठीक है, इससे उनके संज्ञानात्मक विकास भी होगा। ठीक, तो चलते हैं आगे की तरफ, इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, जो पूछे पहले सबसे उसको अंडरलाइन करिए, सबसे कम प्रभावी तरीका। क्योंकि सीटेट में जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे ना तो आप में एक इतना स्ट्रेस होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी कर देते हैं कि कह क्या रहा होता है, आंसर क्या ढूंढने लगते हैं। तो सबसे पहले जब आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो आपकी आंखें उसी में ही टिकेंगी कि हमने आखिर अंडरलाइन किया क्या है। ठीक है, तो सबसे कम प्रभावी तरीका पूछ रहा है मौखिक अभिव्यक्ति। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसका एक्सप्लेन भी किया है कि मौखिक अभिव्यक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, संवाद अदायगी, सेकेंड है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, थर्ड अपने अनुभवों का वर्णन, फोर्थ बातचीत करना। तो देखिए सबसे कम प्रभावी क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना। देखो मौखिक अभिव्यक्ति में हम बोलना और लिखना, बोल के हम अपनी अभिव्यक्ति या विचारों को जाहिर कर सकते हैं, लिखकर अपनी अभिव्यक्ति और विचारों को जाहिर किया जा सकता है। तो मेन देखो संवाद अदायगी है, तो संवाद आप जानते हैं डिबेट। ठीक है, आप अपने विचारों को रखते हैं। ठीक, तो ये तो हो जाएगा, प्रभावी तरीका है मौखिक अभिव्यक्ति का। और थर्ड देखिए अपने अनुभवों का वर्णन, आप अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का प्रभावी तरीका है। बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, एक कन्वर्सेशन हो रहा है, संप्रेषण कर रहे हैं, तो ये भी आपका प्रभावी तरीका है। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, कम प्रभावी होता है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, लेकिन कम प्रभावी। मौखिक अभिव्यक्ति नहीं, ये लिखित अभिव्यक्ति में होता है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति में ये कम प्रभावी होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलते हैं आगे की तरफ। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन समृद्ध भाषिक वातावरण, सेकंड भाषा के व्याकरणिक नियम, थर्ड पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, फोर्थ भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? देखिए, पाठ्य पुस्तक हम लोग नीचे से लेके चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है महत्वपूर्ण, ठीक है। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर ये भी होते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम ये भी होते हैं। लेकिन जो समृद्ध भाषिक वातावरण कह रहा है, अगर आप एक ऐसा वातावरण तैयार नहीं करेंगे जिसमें भाषा सीखने के लिए उपयुक्त हो वो, तो आप ये भाषा के व्याकरण नियम कहाँ से सीख पाएंगे? पाठ के आधारित प्रश्नोत्तरों का जवाब आप कहाँ से दे पाएंगे? ठीक है, प्रश्नोत्तर आप कैसे कर पाएंगे? भाषा की पाठ्य पुस्तकों का यूज क्या होगा? जब तक आप एक वातावरण नहीं बना लेंगे, ठीक है, जब तक आप बच्चों को ऐसा वातावरण नहीं देंगे जहां पर वो ये तीनों चीजें कर सकें, ये चीज ये सब करने के लिए एक वातावरण होना जरूरी होता है ना। तो यहाँ हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, फर्स्ट ऑप्शन, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ये तो सही है, क्योंकि भाई दृष्टिबाधित बच्चा है, बोर्ड पे लिखेंगे तो वो तो देख तो पाएगा नहीं। ठीक है। सेकंड, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। नहीं, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समावेशी कक्षा होती है, यहाँ हर टाइप का हर विशेष बच्चा बैठ सकता है। ठीक है, हाँ, शिक्षकों का व्यवहार ऐसा हो कि सब में समान हो। ठीक है, इनके साथ इनको हर बच्चों के साथ समान रूप से बैठाया जाएगा। शिक्षकों का व्यवहार इनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और ये ऐसे बच्चों पे शिक्षक ज़्यादा ध्यान दे सकें। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है? उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक, फोर्थ, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा भी कुछ होता नहीं है, अगर होगा तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब वो थोड़ा सीखेंगे तो ज़्यादा भी सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का, ये सटीक आंसर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करो या तो फिर श्रव्य सामग्री का प्रयोग करो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बहुभाषिकता, फर्स्ट ऑप्शन, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। थर्ड, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। फोर्थ, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों देखिएगा, आप लोग भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। बहुभाषिकता, आप इसमें आप सबसे पहले तो निगेटिव आंसर हटा के एक सबसे अच्छा पॉजिटिव आंसर ले आइए, बहुत आसानी से। बाधा, भाषा सिखाने में बाधा नहीं होती है। ठीक है, खतरे में, भाषाई समृद्धि को खतरे में भी नहीं डालती भैया, सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलते हैं आगे की तरफ। बच्चे विद्यालय आने से पहले, फर्स्ट, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सेकंड, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक, कोरी स्लेट होते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? भाषा का समुचित उपयोग में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप हमने देखिए जो ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, तो भाषा के चारों कौशल मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में पूरे एक एक करके समझाए थे कि भाषा के 4 कौशल होते हैं और कैसे होते हैं, वो सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ। भाषा के 4 कौशल होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, एक दूसरे से ही संबंधित होते हैं। ठीक है,
तो विद्यालय आने से पहले बच्चे चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ठीक है, हाँ, सुन भी सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण अधिकार रखते हैं ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर का बच्चा होगा 1 से 5, तो सुनना, बोलना, पढ़ने लिखने पे पूर्ण अधिकार नहीं, चारों कौशल उसके संपन्न नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। ठीक। थर्ड, कोरी स्लेट ऐसा नहीं है, कोरी स्लेट तो होते ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी जो जैसा भी क्षेत्र होगा वहाँ के अकॉर्डिंग उनकी भाषा होगी, उनकी मातृभाषा होगी, वो उसके साथ विद्यालय आते हैं। फोर्थ, भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। नहीं, भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, वो लोग बोल लेते हैं, जब वो आएंगे तो बोलते हुए तो आएंगे, मम्मी पापा भाई बहन सब जानते हुए तो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो, व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उनको नियमबद्ध व्यवस्था तो होती है, लेकिन उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, और जो अपने परिवेश से सीखते हैं, ठीक है, उसी के अनुरूप वो अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है उसी के साथ वो विद्यालय आते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं, व्याकरणिक ज्ञान नहीं होता है। तो जो उनकी जो भाषा होगी, जो वो वहाँ बोलते होंगे, अपने घर परिवेश माहौल में जैसे वो रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा लेके विद्यालय आते हैं। ठीक है, व्यवहारिक कुशलता। ठीक है, आप देखिएगा, व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो दोस्तों, जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा, और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे मैं आगे के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी सेक्शन हैं, मैं वो सब करवाऊंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जिसने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।